तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखने वाले कंपैरेटिव कॉमर्सेस, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज हम लोग जो बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट, वो उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप के टाइम में, उस टाइम में बैलेंस शीट ऐसे बना हुआ था, ऐसे टी फॉर्मेट में, इस साइड में लाइबिलिटीज, इस साइड में एसेट खत्म। बट इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, लाइबिलिटीज के साथ साथ इक्विटी भी लिखना होगा। इक्विटी मतलब कंपनीज के केस में इक्विटी आता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब जो कंपनी के ओनर है। हम लोग कंपनी में क्या करते हैं, पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द सोल प्रोप्राइटर्स। बट इन केस ऑफ कंपनीज, अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं वो कौन करता है, पब्लिक इन्वेस्ट करते हैं। तो पब्लिक कैसे इन्वेस्ट करते हैं, थ्रू इक्विटी शेयर, ठीक है। कंपनी शेयर इशू करते हैं, उस कंपनी का शेयर पब्लिक खरीदते हैं एंड कंपनी में पैसा डालते हैं। तो कंपनी का ओनर कौन हो गया, शेयर होल्डर्स कंपनी का ओनर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। एंड इसके बाद वाला पार्ट में एसेट्स आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हम लोग करवा रहे हैं, शेड्यूल 3 का कुछ पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव कॉमर्सेस में चले जाएंगे, कंपैरेटिव वाला चैप्टर एंड कॉमर्सेस वाला चैप्टर कर लेंगे। फिर बाद में हम लोग उसके बाद जब ये वाला चैप्टर में आएंगे, आईएएससी काउंसिल में क्या होता है, आईएएससी काउंसिल में इसका सम्स भी देता है, मतलब पूरा बैलेंस शीट बनाने देगा, ये बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ये खाली आईएएससी काउंसिल में आता है, वेस्ट बंगाल काउंसिल एंड सीबीएसई में ये आता ही नहीं है। वेस्ट बंगाल काउंसिल एंड सीबीएसई में क्या आता है, हेड एंड सब हेड, बस और कुछ नहीं। और हेड एंड सब हेड हम लोग को चाहिए किस लिए, कंपैरेटिव कॉमर्सेस करने के लिए। तो कंपैरेटिव कॉमर्सेस तभी जाके कर पाएंगे अगर हेड एंड सब हेड हम लोग समझ पाए तो, ठीक है। स्कूल क्या करते हैं, बोलते हैं ये लो ये रट्टा लगा के आ जाना, तुमको हेड एंड सब हेड याद हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसे अगर रट्टा लगाओगे तो समझ में आ गया आएगा कितना है, देखो कितना तक है, पूरा रट्टा लगा सकते हो नहीं, कंसेप्चुअल अगर करोगे तो, कंसेप्चुअल अगर करोगे तो हो जाएगा। इसका पूरा चीज़ लिखना नहीं है, इसका मटेरियल में आ जाएगा, वो मटेरियल से देख लेना है। तो बैलेंस शीट हम लोग कैसे करेंगे, बैलेंस शीट हम लोग टी फॉर्मेट पे अभी नहीं करने वाले। टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट कहाँ पे चलता था, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के केस में चलता था। बट कंपनी के केस में क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। उस केस में हम लोग बैलेंस शीट का जो पार्ट है, एक लायबिलिटी एंड एक एसेट, वैसे ही पार्ट रहेगा। लायबिलिटी के साथ और एक पार्ट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड जैसे लिखा हुआ है वैसे सीक्वेंस में मेंटेन करना होगा। पहले मेरे को मन कर रहा है करंट लायबिलिटी ऊपर, नहीं, जैसे ए बी मतलब 1 2 3 4 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना, ठीक है। प्लस इसके नीचे जो लिखा हुआ है वैसे ही लिखना होगा। पहले मेरे को मन कर रहा है रिजर्व एंड सरप्लस लिख दे, नहीं होगा, क्लियर। ये पूरा फॉर्मेट जैसा है वैसे मेंटेन करके रखना होगा। सर याद करना होगा, याद अभी हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ देखेंगे, साथ साथ करेंगे तो याद हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग बैलेंस शीट को कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में। वन इज इक्विटी एंड घर में जो बैठ के कर रहे हो मन मन में बोलो या फिर जोर से बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी बोलो। बैलेंस शीट को हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड और एक पार्ट है एसेट्स। बताओ जल्दी से, इक्विटी लायबिलिटीज, मुंह खोलो और बोलो, इक्विटी लायबिलिटीज एंड एसेट। इक्विटी लायबिलिटी में हम लोग कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्विटी लायबिलिटीज को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले। 4 पार्ट क्या क्या हो जाएगा, सब नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। क्या क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट को हटा दो, क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज। और एक बार इक्विटी लायबिलिटीज का मेन हेड कौन सा है, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये सारा मेन हेड है। ये ब्लैक में जो भी लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन हेड बोलेंगे, ठीक है। तो मेन हेड कितना है, टोटल 4 मेन हेड है, उसमें से 3 मेन हेड ही इंपॉर्टेंट है, बाकी एक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, क्लियर। ये 3 हेड इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये वाला हेड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इक्विटी लायबिलिटीज को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 4 पार्ट में। क्या क्या, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज एंड उसके बाद करंट लायबिलिटीज। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, सर इतना लंबा नाम कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो भाभी का नाम याद रखना, शोम्पा भाभी। शोम्पा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एस फॉर शेयर, ए फॉर एप्लीकेशन, एम फॉर मनी, पी फॉर पेंडिंग एंड ए फॉर अलॉटमेंट। तुम्हारा भाभी कैसी हो, शोम्पा भाभी जैसी हो, ठीक है। एग्जाम में फिर शोम्पा भाभी वगैरह लिख के आना है,
सर समझाए तो शोम्पा बोल के कुछ था, याद नहीं आ रहा है पूरा, लिख के आ जाए शोम्पा, ठीक है, एंड भाभी। अरे एक जन लिख के आया था, ठीक है, स्कूल के एग्जाम में वो क्या किया था, उसको लिखने दिया था कि ये बनाना होगा पूरा बैलेंस शीट, उसमें वो लिखा था शोम्पा। अब एग्जामिनर जो पूछा है मतलब कि शोम्पा कौन है, ठीक है, वो फिर बताया सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है, मतलब शोम्पा बोल का कोई नहीं होता है। ओके, तो पूरा याद हो जाएगा ना, शोम्पा नाम याद रहेगा, और भाभी का, भाभी बोले क्यों, क्योंकि भाभी का नाम याद रहता है, ठीक है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ओके। तुम्हारे भाभी कैसी हो, शोम्पा भाभी जैसी हो, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, भाभी का तुम्हारे जिंदगी में कोई काम नहीं है, भाभी से जितना दूर है उतना ही अच्छा है, ठीक है, भाभी माँ समान होती है, ठीक है, क्लियर। भाभी का कोई जिंदगी में काम नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कोई भी काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। मेन हेड क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अच्छा, पहले जो 1 2 3 4 ऐसा लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन हेड्स, एंड इसके अंदर जो आएगा वो हो जाएगा सब हेड, एंड इस सब हेड के अंदर जो आएगा उसको बोलेंगे आइटम्स। एक एक करके, फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, मेन हेड, उसके अंदर जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सब हेड, उसके अंदर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आइटम्स। आइटम मतलब तुम जो सोच रहे हो वो आइटम नहीं है, आइटम, ये तो आइटम निकला भाई, वो आइटम वाला में नहीं बोल रहे बेटा, आइटम मतलब डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा रहेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रिजर्व में रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैपिटल रिजर्व, ये सब रहेगा, उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, आइटम्स। तो मेन हेड, सब हेड, उसके अंदर क्या आएगा, आइटम्स, मेन हेड, सब हेड, उसके अंदर क्या आएगा, आइटम्स। तो मेन हेड में क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, ये वाला याद हो गया। तीन मेन हेड क्या क्या है, तो चार था, चंपा का कोई काम नहीं, तीन का बोलो, शेयर एप्लीकेशन, शेयर होल्डर फंड, ना, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके बाद करंट लाइबिलिटी, पहले करंट लाइबिलिटी लिखे उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी लिखोगे तो पूरा शाम पकड़ेगा और ऐसे करके कांटा लगा के निकल जाएगा, ओके। जैसा लिखा हुआ है वैसे लिखना होगा, स्कूल में समझाएगा नहीं, कोई भी जगह पे समझाएगा नहीं, अच्छे से समझ लो, याद यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद तुम आराम से ये कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, शेड्यूल 3 वाला पार्ट एक रहेगा, उसके बाद कॉम्परेटिव काउंसिल में चले जाएंगे हम लोग, ओके। और फिर से इस चैप्टर में फिर से वापस आना होगा आईएससी के लिए, क्यों, क्योंकि इसका फाइनल अकाउंट्स ही बनाने देता है। आई सीबीएसई वेस्ट बंगाल का जितना पार्ट अभी करवाएंगे उतना ही पार्ट याद रखना होगा, और उसके आगे कुछ नहीं याद रखना है, मतलब बैलेंस शीट तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं बनाने, बट तुमको हेड सब हेड पूछेगा, इसका ये आइटम है, ये इसका मेन हेड क्या होगा, इसका सब हेड क्या होगा बताओ, तुमको ये पता होना चाहिए, ओके। तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में तीन सब हेड क्या क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव टेकन शेयर वारंट। इसमें खाली दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वन इज शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल मतलब कंपनी में जो पब्लिक पैसा लगाया, ठीक है, उन लोगों का कैपिटल को हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। उस शेयर कैपिटल में दो कैपिटल आता है, दो टाइप का शेयर आता है, वन इज इक्विटी शेयर, अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड प्रेफरेंस शेयर मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है, डिविडेंड तुमको टाइम पे मिल जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, बट इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर दो आइटम बता दो क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उस इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर भी बहुत सारा चीज आने वाला है, एक सेकंड। ओनर, तो इक्विटी शेयर, ओनर ऑफ द कंपनी मतलब पब्लिक, पब्लिक इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ये मत समझो मुकेश अंबानी ओनर ऑफ द कंपनी है, नहीं, पब्लिक इज द ओनर ऑफ द कंपनी, मुकेश अंबानी इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो डायरेक्टर शेयर होल्डर बैठा मीटिंग में एंड वोटिंग वोटिंग किया, वोटिंग करके एक इंसान को जाके बैठाया उसके जगह पे, वो कंपनी को मैनेज करने वाले, वो डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन है, जो मैनेज करते कंपनी। ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन है, जो पब्लिक है कंपनी में पैसा लगा रहे शेयर खरीद के, वो ओनर ऑफ द कंपनी है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में दो पार्ट आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें बहुत सारा चीज़ आएगा, कॉल्स इन एरिया आएगा, ये आएगा, वो आएगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट अभी सब हेड में फोकस करते हैं, इसके अंदर आइटम्स क्या क्या है वो बाद में देखेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके।
रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आ जाएगा। ओके, हाँ, कंपेंसेशन रिजर्व एकदम आ सकते हैं, रिजर्व का रिजर्व बोल के कुछ भी आएगा तो उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला पार्ट शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर फंड का। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज को कैसे याद रखोगे, लॉल, LOL, लॉल। ठीक है, डी को हटा दो, डी आता नहीं है, LOL तुम्हारा जिंदगी लॉल, लॉलवा। तो L फॉर लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, O फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट में LOL, लॉल। तो शेयर होल्डर फंड याद रहो गया, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज में क्या आता है, लॉलवा, L फॉर लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, O फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बोरविंग्स का मतलब भी समझ में आ जाता है कि कंपनी ने किसी से उधारी लिया है, लोन लिया है। लोन कैसे लिया जाता है, बैंक से भी ले सकते हो, तुम पब्लिक से भी लोन ले सकते हो थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब वर्ड सुनोगे, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होता है एक लोन इंस्ट्रूमेंट या फिर एक डॉक्यूमेंट जो हम लोग पब्लिक को देते हैं, कंपनी पब्लिक को देते हैं, क्यों देते हैं, उससे वो प्रूव होता है कि उससे मैं इतना लोन लिया हूँ। क्लियर, तो पब्लिक को तुम्हारा डिबेंचर सर्टिफिकेट पकड़ाया और उससे पैसा ले लिया, तो ये हो गया तुम्हारा डिबेंचर्स, जो कि होता है लोन इंस्ट्रूमेंट, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर आएगा, क्योंकि बोरोविंग्स क्या होता है, बहुत दिन बाद जाके पेमेंट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आ जाते हैं। जो बोरोविंग्स हम लोग बहुत दिन बाद, मतलब आफ्टर 12 मंथ पेमेंट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बोल देंगे। क्लियर हो गया, वो लोन होता है, डिबेंचर्स होता है, और भी आइटम्स होता है, धीरे धीरे करके देखेंगे। फिर आता है नंबर सी, डी का कोई काम, बी का कोई काम नहीं है, सी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, एंड डी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चला गया जो भी आइटम्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में चला गया जो भी आइटम्स है, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आएगा, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाएगा। क्लियर, तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ आने वाले। ओके, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब जो भी प्रोविजन बना रहे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो भी प्रोविजन बना रहे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलेंगे। क्लियर, तो ये हो गया तुम्हारा लॉलवा। इसके बाद सॉस, SOS, सॉस। ठीक है, जो खाना में डाल के सॉस, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग में था वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो जाएगा। ठीक है, टी इंपॉर्टेंट है, मत सोचना बी इंपॉर्टेंट ऊपर नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं इंपॉर्टेंट है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की जगह क्या हो जाएगा, अदर करेंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, ठीक है, STOS बोलना होगा फिर, तो STOS बोलने में तुमको थोड़ा अजीब सुनेगा, STOS। ठीक है, SOS, इमरजेंसी, सॉस, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म के लिए, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, मतलब बोरोइंग किए एंड बहुत दिन बाद जाके पेमेंट करना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया। बट वही बोरोइंग्स 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करना है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाएगा। क्लियर, ट्रेड पेबल्स में दो पार्ट आता है, वन इज क्रेडिटर्स एंड अनदर वन इज बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब एक है क्रेडिटर्स, दूसरा है बिल्स पेबल। अब सर क्रेडिटर्स कौन होता है, ये तो 11 में पढ़ाया गया था बेटा, जिससे हम लोग क्रेडिट में खरीदते हैं गुड्स, उसको क्रेडिटर्स बोला जाता है। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब जिसको देना वो पड़ेगा बिल्स के हिसाब से पैसा, तो वो दोनों चीज़ तुम्हारा क्या आता है, ट्रेड पेबल में आ जाता है। ओके, अदर करंट लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म वाला है वहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तुम्हारी लाइबिलिटी है ना, कौन सा लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, मतलब करंट लाइबिलिटीज है। वो करंट लाइबिलिटीज कहाँ पे आने वाले, बोरिंग्स में आने वाले, नहीं, बोरिंग तो नहीं है। ट्रेड पेबल है, नहीं। प्रोविजन है, नहीं, तो यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज में फॉलो करेगा। मतलब तुमको वो लाइबिलिटीज कहाँ पे फॉलो करेगा वो भी सोचना पड़ेगा।
क्लास 11 में क्या सीखे थे, ओनली करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में कहाँ पे बैठेगा वहां तक, उसके बाद वो अंदर कहाँ पे बैठेगा वो भी सोचना होगा। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब ये सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अगर प्रोविजन छोटा होगा मतलब 12 मंथ्स के अंदर अंदर होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो बैलेंस शीट का लाइबिलिटी वाला पार्ट याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर से ये वाला पूरा लाइबिलिटीज का पार्ट हुआ, एक बार फिर से पहला हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पहला होगा क्या हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटी लाइबिलिटीज में क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, ये तीन मेन हेड है। उसके अंदर सब हेड क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद तुम्हारा नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या होता है लॉल, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कंप्लीट। नेक्स्ट क्या आ जाता है तुम्हारा सॉस करंट लाइबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स, उसके अंदर टीबीआई ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की जगह करंट, लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म, क्लियर। लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की जगह करंट, लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म। तो अगर वही लॉन्ग टर्म यहाँ पे करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म। तो ये हुआ लायबिलिटीज पार्ट। और एक बार इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर तीन मेन हेड क्या क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में दो चीज आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सर पहले हम रिजर्व एंड सरप्लस लिख सकते हैं नहीं। नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा लॉल, लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा सॉस, उस शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। याद हो गया क्लास में। ये बैलेंस शीट तुमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर भी तुम्हारा आइटम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एसेट्स, एसेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसेट में होता है तुम्हारा दो टाइप का एसेट होता है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। दो टाइप का एसेट बता दो क्या क्या है, एक है नॉन करंट एसेट, दूसरा है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट होता है मेन हेड एंड करंट एसेट होता है तुम्हारा मेन हेड, उसके नीचे जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे सब हेड। मेन हेड, सब हेड एंड आइटम, समझ में आ गया कौन सा चीज है। सीबीएसई में आइटम बता देगा, बोलेगा इसका मेन हेड बताओ और सब हेड क्या है बताओ, ठीक है। जस्ट सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल में क्या होगा तुमको बोलेगा, जैसे क्रेडिटर्स कहाँ पे आने वाला है, मेन हेड और सब हेड बताओ। क्रेडिटर्स मेन हेड क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटीज, मेन हेड क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटीज, उसका सब हेड क्या हो जाएगा ट्रेड पेबल्स। मैं बोला था ना यहाँ पे कि ट्रेड पेबल्स के अंदर आएगा क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स क्या हो गया तुम्हारा आइटम हो गया, तो क्या बोलोगे ये वाला आइटम कहाँ पे आने वाला है, मेन हेड हो जाएगा करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर आएगा ट्रेड पेबल, वो हो जाएगा तुम्हारा सब हेड। ये सीबीएसई एंड वेस्ट बंगाल में पूछा जाएगा और आईएससी में पूरा बैलेंस शीट बनाना देगा। और कितना नंबर पूछेगा उससे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, एक 6 मार्क्स का पूरा बैलेंस शीट बनाने देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, मेन हेड सब हेड आइटम कहाँ पे क्या आएगा वो समझ लेंगे, बाद में हम लोग उसका बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है। एंड सीबीएसई में खाली 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर का एक तुम्हारा आने वाला है मेन हेड और सब हेड का बता दो, बस खत्म। एक नंबर कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है डन। अब एसेट में क्या हो जाएगा, एसेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा दो टाइप का एसेट होता है, एसेट में दो टाइप का एसेट क्या क्या होता है, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। एक होता है नॉन करंट एसेट, दूसरा होता है क्या, ठीक है मेन हेड ये हो गया। अब नॉन करंट एसेट में क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसको प्यार से क्या बोलेंगे पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट बोलेंगे क्या, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, ओके। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट। तो पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब फिक्स एसेट बोला जाता है, फिक्स एसेट, क्लियर। फिक्स एसेट का नाम चेंज होगा, क्या हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब मैं जो नाम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में समझा था उसी का ही नाम कंपनीज के केस में चेंज हो जाएगा। जिसको हम लोग फिक्स एसेट से नाम से जानते हैं वही फिक्स एसेट कंपनीज के लैंग्वेज में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जाएगा। जो नाम हम लोग जानते थे स्टॉक, ठीक है, जो नाम जानते थे हम लोग स्टॉक, उसका नाम क्या हो जाएगा इन्वेंट्रीज। स्टॉक का नाम क्या हो जाएगा इन्वेंट्रीज, ओके। स्टॉक का नाम क्या हो जाएगा इन्वेंट्रीज। डेटर्स एंड
बिल्स रिसीवेबल, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, ऐसे करके नाम चेंज हो जाता है। ओके, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और एक बार बताओ क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके अंदर ऑलरेडी तुमको पता है दो चीज आने वाला है, एक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा आता है इंटेंजिबल एसेट। तो साबित हो गया, दो साबित हो गया ना, क्योंकि नाम पे पूरा छुपा हुआ है। इसके अंदर तुम्हारा आइटम्स क्या क्या होगा, पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुम्हारा बन रहा है, बन रहा है मतलब क्या हुआ, मतलब बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वही इंटेंजिबल एसेट जब बन रहा है तो क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इंटेंजिबल एसेट जब बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन रहे हैं मतलब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कहां पे जाने वाले हैं, ये आइटम बताया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट एंड डेवलपमेंट मतलब जैसे जब कोरोना वायरस का वैक्सीन तुम्हारा बन रहा था, मैं एक वैक्सीन बना रहा हूं जिससे क्या हो जाएगा, वो वैक्सीन पुश करेंगे, ठीक है, अकाउंट्स का सारा चीज याद हो जाएगा। तो वो अभी भी बन रहा है, अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ है, जब तक बन रहा है वो अंडर डेवलपमेंट में है, जब बन चुका है वो अंडर इंटेंजिबल एसेट में चला जाएगा। ठीक है, तुम टच कर सकते हो उसको ना, कहाँ पे टच कर, इंजेक्शन को टच कर सकते हो, वो फॉर्मूला को टच कर सकते हो, जो मिक्सर है उसको टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। क्लियर, तो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये हो गया तुम्हारा कौन सा चीज, ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ओके, क्लियर। इसके अंदर आता है तुम्हारा सब हेड, सब हेड क्या क्या हो जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स का कोई जिंदगी में काम नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, इंटेंजिबल एसेट अंडर हो गया, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये सारी चीज लिख दिए, हो गया। फिर इसके बाद सब हेड में ये सारा चीज आने वाला है, क्या क्या, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो सारा इन्वेस्टमेंट बहुत दिन के लिए रखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट किए एंड बहुत दिन के लिए 12 महीने से बाद में होगा उसका ये रियलाइजेशन, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब तुम किसी को लोन दिए हो एडवांस में, तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स कहां पे जाएगा, बोर्विंग्स, उसके साथ साथ एडवांस लगा दो, कहां पे चला जाएगा, तुम्हारा एसेट में चला जाएगा। क्लियर, लॉन्ग टर्म लोन्स लायबिलिटी होता है, बट उसके साथ जब एडवांस लगा दे तो क्या हो जाएगा, था वो एसेट हो जाता है। एंड अदर नॉन करेंट एसेट मतलब इसके बाद जो भी एसेट होगा वो बाद में तुम्हारा अदर नॉन करेंट एसेट में आ जाएगा। एक बार फिर से याद करें क्या क्या होने वाले हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट एंड डेवलपमेंट, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया नॉन करेंट एसेट का पार्ट। ओके, क्लियर, तो नॉन करेंट एसेट और एक करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में क्या हो गया, फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर 1 2 3 4 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो जब बन रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस थर्ड में आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट जब डेवलपमेंट में होगा तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट। क्लियर, तीसरा दूसरा तुम्हारा है उसका ही करंट एसेट वाला पार्ट, उसका ही करंट एसेट वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पे जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, छोटा कर दो, क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट विद इन 12 मंथ्स हो गया। ठीक है, डिफर्ड टैक्स की जगह क्या हो जाएगा, आईटीसी, सोनार बांग्ला, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। ओके, आईटीसी
डिफर्ड की जगह क्या हो जाएगा आईटीसी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अदर नॉन करंट एसेट को क्या बोलेंगे, अदर करंट एसेट। मतलब ये वाला चीज हो गया तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जगह क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। डिफर्ड टैक्स की जगह क्या हो जाएगा, आईटीसी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस की जगह क्या हो जाएगा, तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। एंड अदर नॉन करंट एसेट की जगह क्या हो जाएगा, अदर करंट एसेट। ये हुआ तुम्हारा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसके अंदर भी बहुत सारा चीज आता है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, शेयर सब्सक्राइब कैपिटल, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब आता है। क्लियर। तो पहले तो तुम लोग को ये वाला चीज अच्छे से देखना होगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट और एक बार देख लो फिर। लाइबिलिटीज का टोटल यहाँ पे हो जाएगा और एसेट का टोटल यहाँ पे हो जाएगा। दोनों अगर इक्वल हुआ तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा, ठीक है। नहीं हुआ तो हाय तबा हाय तबा, ठीक है। चलो, तो नॉन करंट एसेट में क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद ये वाला पार्ट एक बार अच्छे से देखो जल्दी से। अच्छा, तो मेरे को एसेट साइड में क्या क्या आएगा, दो एसेट, वन इज नॉन करंट एसेट, सेकंड वन इज करंट एसेट, ये मेन हेड है। अब नॉन करंट एसेट को क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट। पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद वही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब तुम्हारा ये होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब तुम्हारा बनने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि नाम पे ही छुपा हुआ था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, वही लिख देना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद याद रखना, बिल्डिंग बन रहा है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और तुम्हारा वो वैक्सीन बन रहा है अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट हो गया। अब यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को छोटा कर दो, करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स की जगह क्या हो जाएगा, आईटीसी, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस को क्या कर दोगे, छोटा कर दो, क्या हो जाएगा तुम्हारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो गया। एंड अदर नॉन करंट एसेट को क्या कर दोगे, करंट एसेट, ठीक है। अब जो यहाँ पे शेयर कैपिटल है ना, ये जो शेयर कैपिटल है इसके अंदर बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। और वो बहुत सारा चीज जब यहाँ पे लिखने जाएंगे, बैलेंस शीट तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, शेयर कैपिटल के वहां पे नंबरिंग कर देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के वहां पे नंबरिंग कर देते हैं, लॉन्ग टर्म बोनस के वहां पे नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग मतलब इसको देखो पेज नंबर 1 पे जाके, इसको देखो पेज नंबर 2 में जाके, इसको देखो पेज नंबर 3 में जाके, ऐसे ना होता है कंटेंट्स, ठीक है। जैसे तुम्हारा कंटेंट दिया हुआ है पहले वाला 1 इंडेक्स में, तुम्हारा 1 पीएल फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, वो कहाँ से देखे 1 टू ले कितना तक पेज का, वैसे देखते हो ना। तो डिटेल्स कहाँ पे लिखा रहेगा, बाद में लिखा रहेगा। उस डिटेल्स जो बाद में लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1, इसका पूरा डिटेल्स देखना चाहते हो तुम, क्या अंदर है क्या नहीं है, वो देखने के लिए तुम जाओगे नंबर 1 वाला तुम नंबरिंग पे, इसको बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। अब नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है, उस शेयर कैपिटल को हम लोग ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। तो पहले आता है ऑथोराइज कैपिटल, अब दिमाग खराब होने वाले एक करके, क्लियर, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल, जब कंपनी, बोलो ना आस्ते, ओके। ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज का मतलब समझ में आता है कि कंपनी अपने पूरा लाइफ स्पैन में, पूरा लाइफ टाइम में कितना शेयर इशू कर सकता है, उसको बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल। क्लियर। मतलब मेरा कंपनी, मेरे पे वहां पे लिखा हुआ है 1 लाख शेयर मैं जिंदगी में इशू कर सकता हूं, तो 1 लाख शेयर ही इशू कर सकता हूं, उससे ज्यादा इशू कभी नहीं कर सकता हूं। क्लियर। तो ये हुआ ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, 2 टाइप का, वन इज इक्विटी शेयर, अनदर वन इज प्रेफरेंस शेयर। तो नंबर 10,000 नंबर ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच को बोला जाता है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, होता है ना, एक पेन का प्राइस कितना है, 10 रुपए, तो उसको ही बोला जाता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। 10 पेन तुम इशू कर सकते हो, 10 पेन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पेन्स या फिर नंबर ऑफ शेयर्स, एंड यही प्रेफरेंस शेयर में वही चीज हो जाएगा। अब ऑथोराइज में कोई काम नहीं, उसको ऐसे करके टोटल करके खत्म कर देते वहां पे,
उसके बाद आता है तुम्हारा इशूड कैपिटल। ये ऑथोराइज है, मतलब इतना मैं इशू कर सकता हूं, जो मैं कर किया हूं वो यहाँ पे सपोज मेरे बेंच में यहाँ पे 16 जन को बैठा सकता हूँ सपोज, वो ऑथोराइज हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इस साल ना मैं 12 जन को एडमिशन लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इशू हुआ। क्लियर, 12 जन का एडमिशन मतलब 10,000 में से मैं 8,000 इशू किया, 5,000 में से मैं 3,000 इशू किया, इसको बोले थे इशूड कैपिटल, मतलब जो इशू किए टू सब्सक्राइब दिन। किसको इशू किए, पब्लिक को इशू किए। तो कंपनी है, ऑथोराइज दिया हुआ है, ऑथोराइज के बाद क्या हो जाएगा, कंपनी इशू कर रहा है शेयर। ओके, कंपनी इशू कर रहा है शेयर, तो इशूड कैपिटल डन। पहले ऑथोराइज, उसके बाद इशू। ऑथोराइज मतलब तुम जिंदगी में इतना शेयर इशू कर सकते हो, ये ऑथोराइज हो गया। इशू में क्या हो जाएगा, तुम इतना शेयर इशू किए हो, ये इशूड कैपिटल हो गया। क्लियर, फिर इसके बाद क्या आता है तुम्हारा, ये इशू के अंदर से कितना सब्सक्राइब किया है कंपनी के, जो पब्लिक है, पब्लिक जो जितना सप्लाई किया उसको कहां पे डालेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर डाल देंगे। कहां पे डालेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर डालेंगे। ये सब्सक्राइब कैपिटल दो टाइप का होता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। पहला बोला ना दिमाग खराब होगा, ऑथोराइज मतलब कंपनी अपने पूरा लाइफ स्पैन में कितना शेयर इशू कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, जो कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है। सर क्या मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या सब बोल रहे हैं, ऑलरेडी पढ़े हो तुम लोग, एमओए एंड एओए। एमओए कंपनीज का, जहां पे कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ये सब लिखा रहता है। एंड एओए मतलब कंपनीज का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जहां पे लिखा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर एओए। ठीक है, सुन के लग रहा है ना कि गोलमाल जैसा हो गया, गोलमाल नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा, ऑथोराइज कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। क्लियर, डन। अब यहां पे जितना भी शेयर इसमें से इशू करेंगे वो क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल। इतना इशू किए, सब पूरा सब्सक्राइब हो सकता है या फिर पूरा सब्सक्राइब नहीं भी हो सकता है। अगर पूरा सब्सक्राइब हो गया तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा, अगर पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। क्लियर, तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर दो टाइप का चीज आता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये दोनों प्लस करके जो अमाउंट आता है, ये दोनों प्लस करके जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट तुम्हारा यहां पे आने वाला है। क्लियर, तो सर ऑथोराइज का कुछ अमाउंट प्लस होके नहीं आएगा, इशूड का कोई भी अमाउंट प्लस होके नहीं आएगा। मैं बोलूंगा नहीं सर, यहां पर ये लिख कर खत्म हो जाएगा, उसका काम यहां तक ही है। बट ये पूरा सब्सक्राइब वाला अमाउंट पूरा प्लस करके जितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट तुम्हारा यहां पे आने वाला है सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर। इज दैट ओके, क्लियर, यस और नो बता दो। क्लियर, तो सब्सक्राइब कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या आता है, अगर पूरा सब्सक्राइब हो गया, पूरा पैसा मिल गया, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। क्लियर, अब सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में सर कहां पे कौन सा चीज आने वाले, एक एक करके बोलते सुनना। फर्स्ट, मैं 10,000 शेयर इशू किया था, प्रोटीन 10,000 शेयर सब्सक्राइब किया था। मैं बोला था कि एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3 रुपए और फाइनल कॉल में 5 रुपए, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में देना। ठीक है, प्रोटीम ने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फाइनल कॉल के टाइम में बोला सर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो चीज क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर। कंपनी को पूरा पैसा मिला, नहीं मिला, 10,000 इंटू 10 होना चाहिए था, 1 लाख मिलना चाहिए था, 1 लाख पूरा मिला, नहीं मिला, उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर, 10,000 मांगे थे शेयर 10 रुपए करके, पूरा 10,000 का 10 रुपए दे दिया मेरे को, ये क्या हो गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्लियर, फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली मतलब समझ में आ रहा है, नॉट फुल्ली मतलब पूरा पैसा नहीं देगा। ठीक है, कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसा कंपनी चाहता है, कंपनी को देना, कंपनी मांग रहा है पब्लिक से, बट कंपनी उतना पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर कर दिया,
अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इस केस में उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। ओके, अब ये सिचुएशन भी आ सकता है, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए मांगा है अभी तक, 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए ही कॉल किया है, तभी भी वो कहां पे जाएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्योंकि 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 10 रुपए था, 8 रुपए, 2 रुपए तो अभी तक नहीं मांगा ना, तो तभी भी वो कहां पे जाएगा? वहां पे ही जाने वाला है। क्लियर? क्लियर? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट, एकदम ক্রোনোলজিক্যাল হতে হবে, এরকম না ফার্স্ট টাইম বসিয়ে দেবো পড়ে, না 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 না, ওইভাবে রাখতে হবে। क्लियर? डन? पूरा पैसा नहीं मांगे, 8 रुपए मांगे, उसमें भी ये कॉल्स इन एरियल, उसमें भी ऐसा नहीं दिया, तभी भी नॉट फुल्ली पेड अप। सब फॉर एग्जाम्पल 1000 प्रेफरेंस शेयर, 8 रुपए मांगे थे, कितना मांगे थे? 8000, 3 रुपए करके नहीं दिया तो कितना हो जाएगा? 3000, तो अल्टीमेटली मिला कितना? 5000। ठीक है, अब ये टाइप का शेयर होल्डर लोगों को क्या किया जाए? निकाल दिया जाए, उसको धक्का मार के निकालेंगे और बोलेंगे फॉरफिट, तुम्हारा तुम भी जो भी पैसा दिए वो फॉरफिट हो गया, मतलब तुम एप्लीकेशन दिए थे, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम अलॉटमेंट दिए थे, तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारा पैसा क्या हो गया? फॉरफिट हो गया। एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, वो अप्रैल मंथ पढ़ा, मई मंथ भी पढ़ा, जून मंथ भी पढ़ा, ठीक है, उसके बाद जुलाई से छोड़ दिया, और मेरे को बोल रहे हैं सर एप्लीकेशन अप्रैल मई जून का पैसा फिर वापस कर दीजिए, मैं तो पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा? फॉरफिट क्या तुम्हारा पैसा? क्लियर? तो फॉरफिट मतलब जो पैसा दिया है वो वापस तुमको नहीं मिलने वाला है, उसकी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरफिट। कॉल्स इन एरियर मतलब क्या होता है? सपोज स्टूडेंट पैसा नहीं दे रहा है, कॉल्स इन एरियर, ठीक है, मैं 1200 था, मैं मांगा उससे 1000, ये क्या हो गया? नॉट फुल्ली कॉल्ड अप, नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। क्लियर? पूरा समझ में आया? ये सबको जब प्लस करेंगे, पूरा सब्सक्राइब वाला पार्ट का अमाउंट ही खाली यहां पे आता है। ये नोट नंबर 1 हुआ। ये पूरा बैलेंस शीट का एक्चुअल फॉर्मेट है, इसका तुम्हारा जो दिखाना है वो दिखाओगे तुम नोट्स टू अकाउंट्स में। वर्किंग नोट्स जिसको बोलते हो तुम लोग, वो नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अब यहां पे क्या है? पूरा एक लाइन करके आइटम दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है, आइटम दिया हुआ है, आइटम दिया है, एंड उसका मेन हेड एंड सब हेड दिया हुआ है। पहले आज हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी लाइबिलिटीज का पूरा आइटम को हम लोग कर देंगे। ओके, फर्स्ट कुछ कुछ आइटम तुमको ऐसे समझ में आ जाएगा, जैसे इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहां पे आता था? मेन हेड शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर कहां पे आता था? इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया ना, खत्म। शेयर कैपिटल के अंदर आता है ना। कॉल्स इन एरियर अभी बताओगे, बोलो। शेयर होल्डर फंड के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, अब कॉल से कॉल मिलाओ, अब कॉल से कॉल मिला के सब लोग मिलाता है ना, ताल से ताल मिला रहे, कॉल से कॉल। अच्छा, कॉल वाला जो भी होगा वो शेयर होल्डर फंड के अंदर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। नहीं बेटा, एक्सेप्शन, कॉल्स इन एडवांस, करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या होता है? एसओएस, क्यों नाम दिया, समझ में आया? अब उसमें एस में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो नहीं है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल देख के मत उछलना, कॉल देख के मत उछलना, सब कॉल तुम्हारा शेयर होल्डर फंड में नहीं जाने वाला है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या हो जाता है? करेंट लायबिलिटीज। क्यों करेंट लायबिलिटीज? मैं मांगा नहीं हूं पैसा, वो पैसा पहले ही दे दिया। एक स्टूडेंट का बात बोले थे, अप्रैल मई जून, एक स्टूडेंट था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा एक बार में पैसा देके चला गया। अब ये जो पैसा एक्स्ट्रा मिल गया वो मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटीज। मेरे ऊपर लायबिलिटी है, मैं उसको सर्विस देना पड़ेगा मेरे को, तो इसीलिए लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा ना, तो इसीलिए करेंट लायबिलिटीज। अब करेंट लायबिलिटीज में अंदर देखो, एसओएस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो नहीं होने वाला है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो नहीं होने वाला है,
बचा हुआ क्या है, अदर करेंट लायबिलिटीज। मतलब पहले इसको याद करो, उसके बाद इसको याद करो, ठीक है। और याद ऑटोमेटिकली कंसेप्चुअल चीज सोचोगे तो हो जाएगा याद, कंसेप्ट में सोचो याद हो जाएगा। ऑलरेडी मैं यहां पे पूरा याद करवा के रखा हूं। STOS शॉर्ट टर्म बोरोइंग, स्टेट पेबल, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी अदर काइंड लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। स्कूल में ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, स्कूल में ये पूरा दे देगा और बोलेगा याद करो बैठ के, ठीक है। मेरा भी काम हो जाता, मेरा पूरा ये क्लास में पूरा बोलते याद करके आना, ये सम शुरू करते हो, मेरा क्लास खत्म, एक सम हो जाता। बट इससे मेरा तो फायदा है, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जब मैं एक्सप्लेन करवा रहा हूं उस चीज को सुनोगे, उस चीज को अच्छे से समझोगे, फिर उसको घर में जाके याद करोगे तो हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, पॉलिसी इन एरियर समझ में आ गया। कहां पे आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप दिखाए थे। फॉरफिटेड शेयर्स कहां पे आएगा, वही वहां पे ही शेयर होल्डर फंड के अंदर शोन एज अ लास्ट एंट्री बिलो सब्सक्राइब कैपिटल, वहां पे ही था ना, शो इन द लास्ट एंट्री में, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में, शो एज अ लास्ट एंट्री बिलो सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर, बात समझ में आ गया। अनक्लेम अनपेड डिविडेंड, अनपेड अनक्लेम मतलब क्लेम नहीं किया, पे नहीं किए। अनपेड मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। अब इस सोचो, बॉरोइंग्स होगा नहीं, स्टेट पेबल होगा नहीं, प्रोविजन होगा नहीं, बचा हुआ क्या है, अदर करंट लाइबिलिटीज। ये है तुम्हारा कंसेप्चुअल, तुम अगर सोचोगे तो। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट वाला, कोई भी टाइप का रिजर्व देखोगे वो रिजर्व एंड सरप्लस में आने वाला है, और वो रिजर्व एंड सरप्लस कहां पे आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। तो मेन हेड कौन सा है, ये मेन हेड है, और ये कौन सा है, तुम्हारा सब हेड। मैं क्यों पार्टनरशिप के साथ कंपनी को मैच नहीं करवाता हूं, क्योंकि दोनों ही अलग पूरा सिचुएशन है। अब मैं पार्टनरशिप करवाया, उसके बाद कंपनी में गया, फिर से पार्टनरशिप में जाऊंगा, दिमाग तुम्हारा खराब होने वाले। बट मैं ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्कूल के एग्जाम में ये चीज है, किसी किसी स्कूल में, ठीक है, तो मेरे को करवाना ही पड़ रहा है। बट ये सीक्वेंस में कभी नहीं पढ़ना, पूरा पार्टनरशिप पहले सलटाना, उसके बाद कंपनी में जाना, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी टाइप का रिजर्व, कोई भी टाइप का रिजर्व देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा कहां पे जाने वाला है, शेयर होल्डर फंड। देखो तो, रिजर्व 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 रिजर्व, सब रिजर्व कहां पे, रिजर्व है सब। कुछ कुछ रिजर्व का नाम तुमको रखना होगा याद। वन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, वन इज सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये सारा रिजर्व का नाम तुमको खाली याद रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वर्ड नहीं यूज करता है, प्रीमियम। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिजर्व वाला वर्ड नहीं यूज करता है, डिबेंचर सिंकिंग फंड रिजर्व वाला वर्ड नहीं यूज करता है। तो ये सभी फंड है, तो फंड फंड मिला के रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, बाद में एक्सप्लेन होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, बाद में एक्सप्लेन होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है, बाद में एक्सप्लेन होगा, ठीक है। ये सब का रिजर्व के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। अभी तो जस्ट देख रहे हैं कि कौन सा जगह पे क्या होने वाला है, मेन हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा, जस्ट देख रहे हैं हम लोग। ओके, क्लियर। तो कोई भी टाइप का रिजर्व कहां पे जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड वो रिजर्व एंड सरप्लस कहां पे आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। तो मेरे को बताओ मैं क्या सल्टा दिया अभी तक, ये वाला पूरा खत्म खत्म, इसके अंदर, इसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। मैं साइन करके लिख के दे सकता, जो चीज यहां पे है बस उतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। छान बीन चून करके सब कुछ करके यहां पर लिख के रख दिए, बस इसके बाहर एक भी चीज नहीं आने वाले। ओके, अगर आएगा तो उसको मार्क कर रखें। ओके, ये वाला चीज अभी हम लोग देखने वाले नहीं है, हम लोग यहां पे आ जाएंगे। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड करवा दिए, उसके बाद क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसमें क्या आता है, लॉल, LOL, लॉल। लॉल क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, ठीक है, LOL, ठीक है।
लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मतलब जो पैसा उधारी में लिया है कंपनी एंड लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया है, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। उसमें क्या आता है, LOL, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। पहले बोरोविंग्स मतलब बोरो करे, बोरो भाई तेरा बुक बोरो से कर सकते, भाई तेरा कॉपी बोरो कर सकते, मतलब बोरिंग मतलब तुम ले रहे हो, उधारी में ले रहे हो, तुम्हारा नहीं है। ओके, कंपनी कैसे कर सकते हैं, थ्रू बॉन्ड, थ्रू डिबेंचर्स, थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स। ओके, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर्स को प्रीमियम के साथ रिडेम्पशन करना होगा। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, डिबेंचर से लोन है, लोन को तो एक टाइम में रिपेमेंट करना होगा, तुम्हारा पैसा तो नहीं है, बैंक से सपोज लोन लिए हो तो बैंक को रिपे करना होगा ना, तो वो लोन को रिपे करने के लिए क्या होता है, रिडेम्पशन बोला जाता है। डिबेंचर का क्या होता है, रिडेम्पशन होता है। एंड वो रिडेम्पशन अगर प्रीमियम में हुआ मतलब 10 रुपए लिए थे बट वापस जब कर रहे 110 रुपए वापस कर रहे, तो 10 रुपए एक्स्ट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम और रिडेम्पशन। टर्म लोन लिए बैंक से, पार्टी से, मॉर्गेज लोन लिए, मुथूट फिनांस, सोना दो पैसा लो, घर दो पैसा लो, मॉर्गेज, बीवी लो पैसा दो, मॉर्गेज लोन। ओके, गर्लफ्रेंड लो पैसा दो, मॉर्गेज लोन, मतलब गिरवी रखा है, वो यूज नहीं कर सकते उस चीज को, बस गिरवी रखा है। तुमको क्या लगता है मुथूट फाइनेंस में तुम सोना दिया वो सोने पैर के घूमेगा एम्प्लॉय लोग, नहीं बेटा, वो रिजर्व में रहेगा तुम्हारा जब तक तुम चुकाओगे नहीं, जब चुका दोगे तब तुमको फिर से वापस किया जाएगा, अगर ना कर पाए तो उसका है वो। ठीक है, सोच समझ के मॉर्गेज रखना। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल मोर देन 12 मंथ्स, वो भी क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज बट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, क्योंकि ये बोर्डविंग्स नहीं है, ये बोर्डविंग्स नहीं है तो इसीलिए अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, LOL है ना, तो लॉन्ग टर्म बॉडीज में क्या हो जाएगा, खाली ये चीज ही आने वाला है। और ये लॉन्ग टर्म बॉडीज कहां पे आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है। क्लियर, तो ये आइटम्स हुआ, ये आइटम इस सब हेड के अंदर आता है और ये सब हेड इसके अंदर आता है। क्लियर, मम्मी पापा मेन हेड, तुम उसके सब हेड, तुम्हारा जो आएगा आइटम। ओके, मम्मी पापा मेन हेड, तुम हुए सब हेड, तुम्हारा जो आएगा वो हो जाएगा आइटम। क्लियर, तो ये सारा आइटम्स कहां पे जाने वाला है, तुम्हारा सब हेड ये होगा और मेन हेड को पकड़ने के लिए देखो ऊपर में क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर, डन, मजा आ गया सर आज तो। कोई भी टाइप का प्रोविजन, कोई भी टाइप का प्रोविजन तुम्हारा प्रोविजन में जाने वाला है। अब ये यही अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में जाएगा, यही अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। और प्रोविजन कहां पे आता है, लॉल जहां पे आता है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। यहां तक मेरा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया। अब क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, जो बोरविंग्स विद इन 12 मंथ्स में पेमेंट करना है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोरविंग्स। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, कभी भी डिमांड करेंगे पैसा दो। ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक से लेते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट बैंक से लेते हैं, लोन फ्रॉम अदर पार्टी, डिपॉजिट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट, ये तो यहां पे आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे जब भी करंट मैच्योरिटी लिखा होगा मतलब समझ में आ जाना चाहिए कुछ दिन बाद ही जाके पेमेंट करना है। तो ये करंट मैच्योरिटी लॉन्ग टर्म डेट कहां पे आ जाएगा तुम्हारा, बोलो, करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म मॉडल में आ जाएगा। ट्रेड पेबल में खाली दो चीज ही आता है, क्रेडिटर्स और बीपी, इसके बाद कुछ नहीं आता है। क्रेडिटर्स बीपी खाली ट्रेड पेबल्स में, STOS। इसके बाद ओ में क्या होगा, अदर करेंट लायबिलिटीज। फिर प्रोविजन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन देख लेते हैं, यहाँ पे जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस के लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बट ये सारा चीज क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, क्योंकि एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, वारंटी क्लेम्स, ग्रेचुइटी, अर्न लीव, ये सर ये ग्रेचुइटी और अर्न लीव फॉर एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉय जब रिटायर करेगा तब देंगे, वो तो कुछ दिन बाद ही रिटायर नहीं करने वाले, 2-3 साल काम करेगा उसके बाद, 50 साल काम करेगा उसके बाद उस कंपनी में, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। वारंटी क्लेम्स मतलब कभी भी वारंटी आ सकता है, वारंटी क्लेम्स।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए शॉर्ट टर्म, प्रोविजन फॉर टैक्स नेक्स्ट ईयर देना होगा, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर देना होगा। ये हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब तुम ग्रेचुइटी मतलब होता है एम्प्लॉय लोगों को दिया जाता है फॉर दियर कंट्रीब्यूशन इन द क्या बोलते बिजनेस, जो कंपनी उसके अंदर जो कंपनी देते हैं उसको तुम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट ग्रेचुइटी। ओके नेक्स्ट अदर काइंड लाइबिलिटीज हो गया। उसमें क्या हो जाएगा आंड सांड जो भी लाइबिलिटीज है वो यहाँ पे आएगा, आंड सांड जो भी लाइबिलिटी है वो यहाँ पे आएगा। आंड सांड मतलब व्हाट इज आंड सांड मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। अब कहां पे डाल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन ना लॉन्ग टर्म बॉर्डविंग्स, तो अदर में डालोगे। क्लियर। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस प्री रिसीव्ड, डिविडेंड पेबल अनपेड डिविडेंड अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, एक्सेस एप्लीकेशन बनी विच इज ड्यू फॉर रिफंड, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स, कॉल्स इन एडवांस, ये वो देखे थे ना कॉल्स इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड पेबल, सब कुछ मेरे लिए क्या है अदर करेंट लायबिलिटीज है। क्लियर। सब कुछ मेरे लिए क्या है अदर काइंड लायबिलिटीज है। यहां तक हम लोग जो भी पढ़े वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो जल्दी से, लायबिलिटीज का पार्ट खत्म किया अभी। ठीक है, एसेट को तो अभी छुएंगे भी नहीं, नहीं तो वॉमिटिंग हो जाएगा। ठीक है डन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग का बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो आता है, चेंजेस इक्विटी आता है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स आता है। अब बैलेंस शीट में पहला वाला आइटम होता है तुम्हारा, ठीक है, इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, ये ठीक है। इतने तक जो भी आइटम्स हम लोग पढ़े आज उसको हम लोग फटाफट देख लेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग एसेट वाला चीज करेंगे। ठीक है सुनो, नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे एल मतलब ये डी नहीं, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, आज हम लोग लायबिलिटी खत्म कर देंगे, नेक्स्ट दिन एसेट खत्म कर देंगे। ये दोनों क्लास अगर अच्छे से कर लेते हो तो आराम से तुम्हारा मेन सबमिट हो जाता है। उसके बाद आराम से तुम्हारा क्या हो जाएगा वो वाला चैप्टर कॉमन कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट हो जाएगा आराम से। क्लियर, सब रिलेटेड है। ठीक है अब देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल मतलब समझ में आता है, इशूड बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन रिसीव इन काइंड, कैश और काइंड, कैश और काइंड में हो सकता है। इसमें इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है। जो शेयर को होल्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं शेयर होल्डर। जो अब तुम जैसे होल्डर लगा हुआ है कम यहाँ पे होल्डर, होल्डर लगा हुआ है, क्या होल्डर है वो बल्ब होल्डर, तो शेयर को जो होल्ड करके रखता है वो क्या हो जाएगा शेयर होल्डर। ठीक है श्रेष्ठ को होल्ड करके रखेगा श्रेष्ठ होल्डर। ओके नेक्स्ट वन ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, एक ही इंसान का तीन नाम हो ही सकता है, सोहम, सोना, मोना, हो ही सकता है ऐसा। ऑथोराइज मतलब क्या होता है मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल, हाँ ভার সোহম স্কুলের নাম, ওর মা ওকে ডাকে সোনা, আর বাবার নামটা সোনা নামটা পছন্দ না তাই ডাকে মোনা, हो ही सकता है বাড়িতে। मैक्सिमम कैपिटल, maximum capital that a company can issue for subscription stated in the memorandum of association under capital clause, maximum amount which can be issued on ये कैटेगरी शेयर कैपिटल जो चीज हम बोल रहे थे ऑथोराइज कैपिटल, वहां पे ये लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इशूड मतलब उससे ही कितना इशू किया पब्लिक को, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल कंपनी द इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द बैलेंस शीट। नेक्स्ट इशूड कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन ऑथोराइज कैपिटल, इट कैन बी इक्वल और ऑथोराइज टू शेयर कैपिटल, यस और नो यस। मतलब क्या होता है ऑथोराइज कैपिटल 10,000 है, इशूड कैपिटल 12,000 हो सकता है, कभी नहीं होने वाला है, 10,000 ही होने वाला है, इक्वल होने। ठीक है जितना तुम लोग इशू कर ऑथोराइज है उतने से ज्यादा नहीं हो सकता है। स्कूल में तुम्हारा कैपेसिटी है रूम में बैठाने के लिए 15 जन, 16 जन को बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते, कभी बैठा देगा।
15 जन तक बैठा सकते, 12 जन को बैठा सकते, बट 16 जन को नहीं बैठा सकते। दो इशूड कैपिटल कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट, सब्सक्राइब में क्या होता है, दो चीज आता है, फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल में कंपनी पूरा पैसा मांग लिए, जो दिखाए थे पूरा पैसा मांग लिए, पूरा पैसा दे दिया विदाउट कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंपनी पैसा मांगा था और कॉल्स इन एरियर हो गया, तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी पूरा पैसा नहीं मांगा, 8 कॉल्ड अप, तभी भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी पूरा पैसा नहीं मांगा था, उसमें भी कॉल्स इन एरियर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर। फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप में डिफरेंस क्या है, कॉल्ड अप मतलब कॉल किए, पेड अप मतलब पे किए, जितना कॉल किए उतना पे कर दिए, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जितना कॉल किए उतना पेमेंट नहीं आया, नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर। कॉल्ड अप मतलब सर कॉल किए थे, ना ना ना, कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मांगे थे, पेड अप मतलब जितना पैसा दे दिए। ठीक है, अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी, अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग एक्सप्लेन कर लिए थे, जल्दी से बताओ ये सर नो, पूरा एक्सप्लेन कर लिए थे जैसे होता था, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। डन। कॉल्स इन एरियर, कॉल किए थे काट दिया सर, कॉल्स इन एरियर होगी। ये कॉल्स इन एरियर होता नहीं है भाई, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या, हाँ कॉल किया तो काट दिया, कॉल्स इन एरियर नहीं बेटा, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम कॉल किए थे बट पैसा नहीं दिया, तो तुम्हारा पैसा काट दिया, तो मतलब कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट वन, कॉल्स इन एडवांस। अच्छा इंसान होता है ना कोई कोई, वो पहले ही तुमको एडवांस में सब कुछ दे दिया, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो गया, तो करंट लायबिलिटीज हो गया तुम्हारे लिए, वो लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटीज है। अब तो कॉल्स इन एरियर, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, फॉरफिटेड, अमाउंट रिसीव फॉरफिटेड, नॉट इशूड, मतलब जो बोले थे फॉरफिट मतलब नहीं दिया पैसा, बाहर निकल, तुम्हारा एप्लीकेशन, तुम्हारा अलॉटमेंट, सब कुछ हम रख देंगे, ठीक है, नहीं वापस करेंगे, ये हो गया फॉरफीचर। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी अपना पैसा छुपा के रखा है, अमाउंट से असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट सरप्लस मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें हम संभाल लेंगे अगर पैसा है तो। उसमें क्या होता है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवेलेशन रिजर्व, ये सारा रिजर्व आता है। फर्स्ट, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट, जो चीज सेल ऑफ एसेट से आएगा, जो चीज सेल ऑफ एसेट से आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आएगा, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर से आएगा, जो जगह खाली हुआ था मेरा, उसमें जिस जगह में दूसरे जन को बैठाएंगे ना, मतलब जिसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लिए थे, उसका शेयर वापस फिर से बेचेंगे ना, उस बेचने के टाइम में मेरे को अगर पैसा रिसीव, मतलब ज्यादा पैसा रिसीव हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट भी कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ और कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स, उसके केस में भी वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो वो भी कैपिटल रिजर्व में जाने वाला है। तो कैपिटल प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। उससे हम लोग डिविडेंड कभी भी नहीं दे सकते, जितना मार्क किया हुआ है उतना पढ़ना है, ये सारा तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, उसमें जाके कलर 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 खेल सकते हो जाके, ठीक है, मैं इसको भेज दूंगा, एक बार कलर कलर खेलना ना, मोटा वाला बुक, येलो वाला बुक, মোটা বইতে এই শিডিউল ये পুরো চ্যাপ্টারটা পাবি, ওখান থেকে মার্ক করবি। हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया। नेक्स्ट वाला कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, उसके बाद क्या हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी में बाई बैक इट्स ओन शेयर, कंपनी में बाई बैक इट्स ओन शेयर मतलब कंपनी ने शेयर दिया था पब्लिक को, अब पब्लिक से कंपनी क्या किया, शेयर वापस ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाई बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अमाउंट इक्वल टू नॉमिनल फेस वैल्यू टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसका जो जितना बाउंड बैक करे, जितना बाई बैक करे, उसका पैसा हम लोग कहां पे डालना होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व पे डालना होगा। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से हम लोग क्या दे सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। इसका मेन एड सबमिट दिया हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब कंपनी 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू कर रहे थे, 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनी हैज प्रीमियम इशू ऑफ सिक्योरिटीज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल रिसीव। ये किस लिए यूज हो सकता है, राइट ऑफ करने के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस,
नेक्स्ट राइट ऑफ करने के लिए कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, शेयर डिवेंचर्स का इसका राइट ऑफ करवा सकते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन और रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर इसके लिए राइट ऑफ करवा सकते हैं। बोनस शेयर के लिए राइट ऑफ करवा सकते हैं। बाईबैक के लिए राइट ऑफ करवा सकते हैं। मतलब इस सबको माइनस कर सकते हैं, इस सबको माइनस कर सकते हैं। क्लियर? एक बार सब कुछ एक बार रीड आउट करना खुद से, ठीक है? डन। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। व्हाट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व? डिबेंचर्स को रिडेम्पशन करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं, तो इट इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो रिडेम्पशन के लिए हो गया। रीवैल्यूएशन रिजर्व, कंपनी का जो भी एसेट्स है, वैल्यू ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू किए, उससे अगर प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग क्या हुआ, अपवर्ड वैल्यूएशन ऑफ अपवर्ड डिवीजन हुआ, तो उसको हम लोग कहां पे डाल देंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व पे डाल देंगे। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसॉप बोल के आता है। इसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय लोग को ऑप्शन देता है, तुम कम प्राइस में कंपनीज का शेयर ले सकते हो, ठीक है? उसका अगर कोई पैसा दिया तो वो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में आ जाएगा। देखो, employees that given them option to subscribe stock at price at lower than its fair value, the difference between the fair value and the issue price debit to expense and credited to share option outstanding account for the vesting period। मतलब जितना दिन वो सब्सक्राइब नहीं हुआ उतना दिन तक वो वेस्टिंग पीरियड होता है, ठीक है? वो सब तुमको पता नहीं, तुमको नहीं चाहिए इसको चैप्टर पे, तुमको खाली चाहिए होगा कहाँ पे कौन सा चीज जाएगा। जनरल रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारा चीज रिजर्व कहाँ पे जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा। तुम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते थे उसका ही नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेहतर डॉक हिमाद्री। नेक्स्ट वन, डिविडेंड, डिविडेंड रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो शेयर वारंट इशू किया उसके लिए पैसा मिल गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एक, होल्डर को राइट दिया जाता है, टेक इक्विटी शेयर, स्पेसिफाइड देयर इन, स्पेसिफाइड डेट एट स्पेसिफाइड वैल्यू। पहले से वारंट इशू कर दिया, उसके बेसिस पे है आए रे। नेक्स्ट, फिर से भाभी का नाम आ गया। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी अलॉटमेंट, शंपा भाभी, ठीक है? amount received by company towards share application whose allotment date after balance sheet date such application money extend to the refundable। ये जस्ट एक बार पढ़ के रखना, आएगा नहीं। नेक्स्ट तुम्हारा लाइबिलिटीज हो जा रहा है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ऐसे डिवाइड करते हैं ना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब विद इन 12, नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब 12 महीने के बाद होगा, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटीज मतलब जो 12 महीने के पहले हो जाएगा वो करंट लाइबिलिटीज होगा। इस चीज को हम लोग बाद में एक्सप्लेन करने वाले हैं अच्छे से, आज तो नहीं करने वाले। क्लियर? ये चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? ये सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे, मतलब मेन हेड सब हेड तक पूरा अच्छे से कर लेंगे। बैलेंस शीट बनाना नहीं सीखेंगे, वो कब सीखेंगे, जब शेड्यूल 3 वाला चैप्टर अच्छे से, मतलब ये तो रहेगा ही पार्ट, जब बैलेंस शीट स्टार्टिंग पार्ट तो रहेगा ही, बाद में वो वाला सीख लेंगे कि बैलेंस शीट ऐसे बनाते हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज आएगा कंपैरेटिव कॉमर्स है उसमें वो हेल्प कर देगा, ठीक है? रिजर्व एंड सरप्लस जो नाम सुन रहे हो उसको रेशियो में भी हेल्प होगा, उससे कैश फ्लो भी होगा, मतलब पूरा लिंक है इस चैप्टर से सब कुछ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे बाद हम लोग लायबिलिटी से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? खत्म हो जाएगा।